क्या किसी ने आपसे वादा किया है कि अगर आप दोषी स्वीकार करते हैं तो मैं आपके साथ नरमी बरतूंगा या आपको रियायत दूंगा? ये ब्रायन कोबर्गर थे जिन्होंने इडाहो विश्वविद्यालय के 4 छात्रों की निर्मम हत्याओं का दोष कबूल किया। अब वो एक नए सनसनीखेज अदालती दस्तावेज में कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं किया और दावा है कि उन्हें मजबूर किया गया था। साथ ही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये दोषी हत्यारा जेल की सलाखों के पीछे से क्या कह रहा है और पीड़ितों में से एक के परिवार के सदस्य का गुस्सा भी साझा करूंगी। मैं अंजनेट लेवी हूँ और ये है क्राइम फिक्स। ब्रायन कोबर्गर फिर से कोर्ट जाना चाहता है क्योंकि अब वो कहता है कि वो वास्तव में निर्दोष है। हाँ, ये कोई परीक्षण नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। ब्रायन कोबर्गर 4 यूनिवर्सिटी ऑफ आइडाहो छात्रों की हत्याओं का दोष कबूल करने के बाद एडा काउंटी में दोष सिद्धि के बाद राहत की याचिका दायर की गई है। हमारे पास आपके लिए सभी विवरण हैं। 4 पीड़ित जो ऑनलाइन आइडाहो 4 के नाम से जाने गए, मैडी मोगन, केली गोन्साल्वेज, ईथन चेपन और जाना कर्नोडल, 13 नवंबर 2022 की सुबह के शुरुआती घंटों में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अब प्रसिद्ध हो चुकी पोर्च फोटो, मैं उसे इसी नाम से बुलाती हूँ, हम सब ने देखी है। ये फोटो दोस्तों को खुश दिखाती है, कुछ घंटे पहले जब उनकी जिंदगियां छिन गई थीं। मॉस्को आइडाहो की पुलिस पर यह बड़ी जिम्मेदारी थी कि वे उस व्यक्ति को ढूंढें जिसने 4 कॉलेज छात्रों को उनके साझा ऑफ कैंपस घर में बेरहमी से चाकू घोंपा था। एक महत्वपूर्ण सबूत पीड़ितों में से एक के पास मिला, जिसमें यूएस मरीन कॉर्प्स का प्रतीक वाला K-bar चाकू का म्यान था। उस म्यान पर की गई जांच इस केस को सुलझाने की कुंजी साबित होगी। कई हफ्तों की जांच के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपी ब्रायन कोबर्गर इडाहो में नहीं बल्कि विंटर ब्रेक में पेंसिल्वेनिया अपने माता-पिता के पास चला गया था। कोबर्गर वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी में डॉक्टरेट कर रहा था। अभियोजकों के मुताबिक घटनास्थल पर छोड़े गए चाकू के म्यान पर कोबर्गर का डीएनए मिला। उसके अमेज़न खरीदारी के रिकॉर्ड से ये भी पता चला कि उसने कुछ महीने पहले उसी तरह का चाकू और उसके साथ रखने के लिए एक म्यान खरीदी थी। कोबर्गर की गिरफ्तारी के बाद उसे आइडाहो लाया गया। प्री ट्रायल सुनवाई और स्टेटस कॉन्फ्रेंस लेटर और एडा काउंटी में महीनों तक चलती रही। कोबर्गर और उनकी डिफेंस टीम ने कहा वो निर्दोष हैं, लेकिन ये सब कोबर्गर के उस फैसले पर आकर खत्म हुआ जिसमें उन्होंने अपने ट्रायल शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले ही खुद को दोषी मानने की बात स्वीकार कर ली। उन्हें 4 लगातार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तब से वो उच्च सुरक्षा वाली जेल में हैं। अब बाहर आना चाहते हैं और अपनी दोषी स्वीकारोक्ति वापस लेना चाहते हैं। आइए उस पर एक नजर डालते हैं। क्या आप आरोप और उनके संभावित परिणाम समझते हैं? Yes. आपने आज जिस प्ली एग्रीमेंट के बारे में मैंने बताया उसे सुना है। क्या आप उस प्ली एग्रीमेंट से सहमत हैं? और क्या आप उन आरोपों की प्रकृति को समझते हैं जिनके लिए आप पर आरोप लगाए गए हैं, जिनके लिए मुझे समझ में आया है कि आप आज दोष स्वीकार करने जा रहे हैं? जैसा आपने और मैंने कहा, मैं इस प्ली एग्रीमेंट से बंधा नहीं हूं, पर इसमें हर आरोप पर अधिकतम सजा है। क्या आपको समझ में आता है कि मैं इस प्ली एग्रीमेंट से बंधा नहीं हूं? हाँ, क्या किसी ने आपसे वादा किया है कि अगर आप दोषी स्वीकार करते हैं तो मैं आपके साथ नरमी या ढील बरतूंगा? नहीं, क्या किसी ने आपको या आपके किसी करीबी को आपको दोष स्वीकार करवाने के लिए धमकाया है? नहीं, क्या प्ली एग्रीमेंट के तहत राज्य की सहमतियों के अलावा किसी और ने आपको प्ली एग्रीमेंट के बदले में कुछ भी वादा किया है? नहीं, क्या किसी ने आज आपको मेरे सवालों के जवाब में झूठ बोलने को कहा? नहीं, क्या आपको आज दोषी कबूलने के लिए प्ली एग्रीमेंट के अलावा कोई इनाम देने की पेशकश हुई है? नहीं. क्या आप इसलिए दोषी स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि आप दोषी हैं? हाँ. कोबर्गर के उस प्ली एग्रीमेंट के तहत जिसमें मौत की सजा को हटाया गया था, उन्होंने अपनी अपील का अधिकार छोड़ दिया। श्री कोबर्गर, क्या आप जानते हैं कि दोष स्वीकार करने की याचिका देने पर आप अदालत के फैसले के खिलाफ अपील का अधिकार छोड़ देंगे, साथ ही अपनी सजा के खिलाफ भी। हाँ.
क्या आपके पास यह तय करने के लिए पर्याप्त समय था कि आप दोषी कबूल करेंगे या नहीं? हाँ। क्या आप अपनी इच्छा से दोषी मान रहे हैं? हाँ। अपने विकल्पों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि आपके हित में दोषी कबूल करना सबसे अच्छा है? हाँ। लेकिन इस नई दोष सिद्धि के बाद राहत की याचिका में कोबर्गर ने पूरी तरह से अपना रुख बदल लिया है और पिछले साल अदालत में कही गई अपनी बात को वापस ले लिया है। ये याचिका नेटफ्लिक्स की इस केस पर डॉक्यूमेंट्री रिलीज से 2 दिन पहले आई है, जिसमें मॉस्को के पुलिस चीफ और केली गोंसाल्वेस के परिवार के इंटरव्यू हैं। कोबर्गर की दोषी स्वीकारोक्ति के हिस्से के रूप में प्रॉफर देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रॉफर में आरोपी अपराध के तथ्य बताता है। प्रॉफर में दिए गए बयान अदालत में आरोपी के खिलाफ नहीं इस्तेमाल हो सकते। मैंने अभियोजक बिल थॉम्सन से पिछले साल कोबर्गर से प्रॉफर न लेने के फैसले के बारे में पूछा। आप जानते हैं, मैंने आपसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था। आपने कहा था कि कानून के तहत आप उसे जबरदस्ती स्वीकारोक्ति देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन उससे प्रॉफर क्यों नहीं लिया गया? आप जानती हैं? अरे एन, हम उसे दोष स्वीकार करने देंगे, लेकिन हमें पता करना है उसने चाकू कहाँ रखा, घर में कैसे घुसा और बाकी सवालों के जवाब चाहिए। आपने प्रॉफर क्यों नहीं मांगा? देखिए, हमने वकीलों की टीम में इस बारे में बात की थी और हमने ये फैसला किया कि अगर वो दोषी मानने वाला है तो हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि दोषी स्वीकारोक्ति खुद मजबूत हो। हमारा अनुभव, और जज हिपर ने भी इस बारे में बात की थी, ये है कि अक्सर जब आरोपियों से समझाने के लिए कहा जाता है तो वे जो हुआ है उसे कम करके बताने लगते हैं। उनकी कई बातों की सच्चाई पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और हमने ये सुनिश्चित करने के लिए ये रास्ता चुना, सभी आरोपों पर मजबूत टिकाऊ दोष स्वीकार के लिए, कि हम अदालत द्वारा मांगे जाने से अधिक की मांग नहीं करेंगे जहां तक आरोपी के सच और आरोप स्वीकारने की बात है। लेकिन एक तथ्यात्मक बयान, मेरा मतलब है आप उसे अस्वीकार भी कर सकते थे और कह सकते थे ठीक है, अगर आपको लगता था कि वो बात को कम करके बता रहा है और झूठ बोल रहा है, अगर आपको लगता था कि वो ईमानदार नहीं है, तो हम मुकदमे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। वो आपको हत्या के हथियार तक ले जा सकता था। मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रही हैं अंजनेत, और वो कर सकता था। हमें नहीं पता कि वो करता या नहीं। मुझे नहीं लगता कि इससे अंतिम नतीजा बदलता, और हमारी असली दिलचस्पी यही थी कि क्या हम परिवारों और जनता के लिए एक गारंटीड नतीजा सुनिश्चित कर सकते हैं। वही हमारा फोकस था। और हमने मामले के शुरुआती दौर को भी याद किया। मुझे नहीं पता कि आपको इसका पता है या नहीं, लेकिन जब शुरू में एफबीआई इस केस में शामिल हुई थी तो उन्होंने अपने बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट से एजेंट्स भेजे थे, अपने प्रोफाइलर्स, हमारे साथ काम करने के लिए। उन्होंने हमें बताया कि वे अपराध स्थल की प्रकृति और खुद अपराधों के बारे में जो देख रहे थे उसके आधार पर कि भले ही हम उस व्यक्ति को पकड़ लें जिसने ये अपराध किए हैं और उससे पूछें कि ऐसा क्यों हुआ, तो भी ये हम जैसे सामान्य लोगों के लिए समझ में नहीं आएगा। और उन पर सच बोलने का भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे लोग अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं जो हम जैसे सामान्य लोगों की समझ और सोच से बिल्कुल अलग हैं। तो ये भी हमारे विचारों में एक कारण था। मुझे लगता है कि ये शायद सबसे अजीब मामलों में से एक था जो हमने कभी देखा है। और यही भावना उन अनुभवी जांचकर्ताओं की भी थी जो शुरू से ही इस मामले पर काम कर रहे थे। बिल थॉम्सन ने बताया कि एफबीआई की बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट के एजेंट्स ने उन्हें और जांचकर्ताओं को बताया कि जिसने केली, मैडी, ईथन और जाना की हत्या की, उस पर सच बोलने का भरोसा नहीं किया जा सकता। ब्रायन कोबर्गर ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि वो पूरी तरह बेगुनाही का दावा कर रहे हैं, और हमारे पास ब्रायन कोबर्गर द्वारा हस्ताक्षरित एक हलफनामा है जिसे उन्होंने अपनी दोष सिद्धि के बाद राहत के लिए दायर याचिका के साथ दाखिल किया था। इसमें कोबर्गर कहते हैं, ये घोषित किया जाता है कि वकील और मुवक्किल की उन चर्चाओं में, जिनमें से ज्यादातर में ब्रायन सी कोबर्गर के करीबी परिवार के सभी सदस्य शामिल थे, याचिकाकर्ता पर दबाव डालकर झूठे अपराध स्वीकार कराए गए कि उसने मृत्यु दंड योग्य हत्या और संगीन सेंधमारी की है। गलत जानकारी, झूठे वादे और बरी करने वाले सबूतों को छुपाया गया। निम्नलिखित बातें दोष स्वीकार करने की प्रक्रिया की शुरुआत से संबंधित हैं। वकील का याचिकाकर्ता को दोष स्वीकार करने पर हुई चर्चाओं के दौरान मिले बरी करने वाले सबूतों की जानकारी न देना, यानी ईथन चैपिन के हाथों में पाए गए अज्ञात बालों की गांठें,
साथ ही आगे की जांच में भी असफलता। दूसरा, याचिकाकर्ता मानता था कि वास्तव में दोषी होना दोष स्वीकार करने के प्रस्ताव को मानने पर विचार करते समय कोई महत्वपूर्ण कारक नहीं था। डेथ रो में भेजे जाने का खतरा आसन्न था और झूठ बोलने की सलाह मिली थी। याचिकाकर्ता को झूठा दोष स्वीकार करके कर कानूनी जीत मिलने वाली थी। तीसरा, आजीवन कारावास से तुरंत क्या मिलेगा इसके बारे में, साथ ही याचिकाकर्ता व इडाहो के डेथ रो के बारे में भारी गलत बयानी और झूठे वादे किए गए, जिसमें वकील के वास्तविक 8x8 डेथ रो सेल का दौरा करने के भयावह अनुभव की एक विस्तृत कहानी भी शामिल थी। ये सब याचिकाकर्ता और उसके परिवार को कथित तौर पर वकील के जरिए आइडाहो सुधार विभाग ने बताया था। इस प्रकार ये धमकियां और वादे थे जो उससे दोष स्वीकार करने का समझौता करवाने के लिए किए गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कोबर्गर ने परिवार के जरिए बयान भेजा। कोबर्गर ने लिखा, 1 साल से भी ज्यादा समय बाद ये खुद स्पष्ट है कि स्टेट बनाम कोबर्गर में न्याय नहीं हुआ। जैसे जैसे केस की फाइलों के और हिस्से सार्वजनिक हो रहे हैं, अनुत्तरित सवाल बढ़ते जा रहे हैं और जनता सच मांग रही है। दुर्भाग्यवश सच कभी भी राज्य के एकांगी नैरेटिव से सामने नहीं आ पाएगा। एक काल्पनिक कहानी जो प्रोबेबल कॉज एफिडेविट जारी होने के 4 साल बाद भी नहीं बदली है और इसकी गलत धारणाओं को मुकदमे में कभी चुनौती नहीं दी गई। एक टूटी हुई प्ली के कारण इसे दरकिनार कर दिया गया। मुकदमे ने जनता को वो स्पष्टता नहीं दी जिससे उन्हें संतोष मिल सके और न्याय का घोर हनन तब तक होता रहेगा जब तक वो प्ली वापस नहीं ली जाती। मैं यहाँ पर अपनी मंशा घोषित करती हूँ कि मैं दोषी नहीं होने की दलील दूंगी और राज्य को ये अवसर देती हूँ कि वे मुकदमे में अपना पक्ष साबित करें, साथ ही फिर से मृत्युदंड की मांग भी करें। मेरी निर्दोषता ही मेरी सच्चाई है और झूठे वादों व गलत जानकारी पर बनी दलील वापस ली जानी चाहिए। जो मेरी निर्दोषता पर विश्वास करते हैं और मामले का गंभीरता से विश्लेषण करते हैं, उनका धन्यवाद। मैं अपने परिवार को प्यार भेजती हूँ जिन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास किया, मेरी निर्दोषता पर उनके विश्वास हेतु। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मैं मार्क वीवर को बुलाना चाहती हूँ जो ओहायो राज्य के विशेष अभियोजक हैं। उन्होंने मौत की सजा के मामलों की पैरवी की है और इस विषय पर मुझसे कई बार चर्चा की है। मार्क, आपका तो नहीं पता? मुझे आश्चर्य नहीं है। मैं पहले से कह रही थी कि ब्रायन कोबर्गर का मामला यहीं खत्म नहीं होगा। अब ये याचिका भी दायर हो गई है। हाँ, याद है। हर कैदी के पास जेल में 2 चीजें होती हैं, बहुत खाली समय और मुफ्त कानून पुस्तकालय, जिसमें कई फॉर्म होते हैं जिन्हें वे भरकर दाखिल कर सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कैदियों की ओर से इतनी ज्यादा मुकदमेबाजी होती है। मुझे नहीं लगता कि ये आगे बढ़ेगा, लेकिन हम निश्चित रूप से इसका विश्लेषण कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्यों आपको लगता है कि ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये ब्रायन कोबर्गर की खुद दायर हस्तलिखित याचिका है। हम जानते हैं कि वहाँ ऐसे कई कैदी होते हैं जो कानूनी अर्जियां लिखने में मदद करते हैं। कैदी वकील, वो वहाँ अंदर है। वो अपराध शास्त्र में PhD कर रहा था। मुझे यकीन है जेल मजेदार नहीं है। हम जानते हैं कि उसे जेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, जैसा कि हमने काफ़ी समय पहले उसकी शिकायतों के बारे में रिपोर्ट किया था जो उसने वहाँ के सुधार कर्मियों से की थीं। तो इस याचिका का आपका विश्लेषण क्या है? वो मूल रूप से कह रहा है कि उसकी अपनी कानूनी टीम और अपने अधिकांश करीबी परिवार के सदस्यों से मुलाकात हुई थी और उसे मनाया गया और मजबूर किया गया था झूठ बोलने और झूठा कबूलनामा करने के लिए। उसे भरोसा दिलाया गया था कि ये कानूनी जीत होगी। हाँ, चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले, जब आप दोषी स्वीकार करते हैं, आप अपने अधिकतर अपीली अधिकार छोड़ते हैं। यह उस स्थिति से अलग है जब मामला मुकदमे तक जाता है और जूरी आपको दोषी ठहराती है। उस मामले में अपीलीय अधिकारों की एक अलग श्रृंखला उपलब्ध होती है। तो जब आप दोषी स्वीकार करते हैं तो आप बहुत सारे अपीलीय अधिकार छोड़ रहे होते हैं। दूसरी बात, आइडाहो में 42 दिनों की एक अवधि होती है जिसमें आपको अपनी दोष स्वीकारोक्ति वापस लेने के लिए आवेदन दाखिल करना होता है। वो समय सीमा पिछले साल ही निकल गई थी। वो अपनी दोष स्वीकारोक्ति वापस लेने के लिए सामान्य आवेदन दाखिल नहीं कर सकता। वैसे भी ऐसे आवेदन शायद ही सफल होते हैं। अब उसके पास सिर्फ PCR यानी दोष सिद्धि के बाद राहत का विकल्प है। अधिकांश अभियुक्त दोष सिद्धि के बाद राहत की याचिका लगाते हैं। बहुत कम ही ऐसे मामलों में राहत मिलती है। इसका मानक ये है, क्या उसके बचाव वकील की ओर से प्रतिनिधित्व इतना खराब था, इतना अक्षम था कि जब वो जज के सवालों के जवाब दे रहा था कि उसे नहीं पता था उससे क्या पूछा जा रहा है। संभव है इसे कुछ कारणों से मंजूरी ना मिले। मुझे उसके वकील खास पसंद नहीं आए, पर वे प्रभावी थे। उन्होंने उसे मौत की सजा से बचा लिया।
और दूसरा, अगर कोई है जिसे जज के सवाल समझने चाहिए, और मैं कभी कभी नगरपालिका अदालत में कार्यवाहक जज भी रहता हूँ जब स्थानीय नगरपालिका अदालत के जज प्रशिक्षण पर गए होते हैं, तो मैंने ऐसे हजारों मामले किए हैं। जज को आरोपी से बार बार एक ही सवाल पूछना पड़ता है, क्या आपको ये समझ में आया, क्या आपको वो समझ में आया? आप जानते हैं आप इस अधिकार को छोड़ रहे हैं, आप जानते हैं आप उस अधिकार को छोड़ रहे हैं। अगर कोई है जो इसे समझता है, वो आपराधिक न्याय में PhD कर रहा है, इसलिए कहना कि उसे नहीं पता था सही नहीं है। काफी दूर की कौड़ी है। वह समझदार है, लेकिन मैं फिर भी उसके वकीलों की बात करती हूँ। वे बार बार कहते रहे कि उन्होंने उसकी सक्षमता पर सवाल उठाया और यह देखते रहे कि वह सक्षम है या नहीं। उन्होंने बताया कि उसे स्तर 1 ऑटिज्म है, जिसे पहले एस्पर्गर सिंड्रोम कहा जाता था। क्या संभावना है कि उसके वकील जानते थे कि वो ऐसा करने वाला है? क्योंकि वो, आप जानती हैं, उसके वकील, उन्होंने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि उन्होंने सिर्फ एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने अपने एक डिफेंस एक्सपर्ट की आलोचना की थी, जिन्होंने आकर मूल रूप से ये कहा था कि उन्हें लगता है ब्रायन कोबर्गर निर्दोष है। विडंबना है कि जब वकीलों की अप्रभावी सहायता का आरोप लगाते हैं तो नए वकील चाहिए होते हैं, वरना वही वकील जिन्हें इतना अप्रभावी बताया जा रहा है अपील में आपकी पैरवी करते। वह अभी खुद ही दाखिल कर रहा है, पर मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वह, उसके परिवार वाले या उसकी बहन या कोई और उसके लिए कोई वकील ढूंढ ले जो उसके द्वारा ये दाखिल करने के बाद असल में उसके लिए मुकदमा लड़े। सक्षमता के मुद्दों पर मुकदमे से पहले सुनवाई होती है, निश्चित रूप से किसी भी प्ली से पहले। वकीलों ने मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन जज को उसमें दम नहीं लगा। हमारे पास यह मानने का कारण नहीं है कि वह मुकदमे के लिए अयोग्य है। लगभग हर वो इंसान जो लोगों की हत्या करता है, उसके दिमाग में कुछ न कुछ गड़बड़ होती है, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं है। कुछ बिल्कुल स्वस्थ लोग भी ऐसा करते हैं, प्यार के लिए, पैसे के लिए, ताकत के लिए या फिर किसी और वजह से। ज्यादातर लोग जो रात में 4 लोगों को चाकू से मारते हैं और डरावनी हरकतें करते हैं, उनके दिमाग में जरूर कुछ गड़बड़ होती है, लेकिन ये आपकी दोष स्वीकारोक्ति को पलटने के लिए काफी नहीं है। वो मूल रूप से कह रहा है कि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था, कि इसमें गलत बयानी हुई है। आप जानती हैं, उसने कहा कि एक भयानक अनुभव की कहानी थी और ये सब बातें थीं। आप जानती हैं, वो कहता है कि अब जब अदालतों द्वारा ये सारी चीज़ें सार्वजनिक कर दी गई हैं, तो और भी जानकारी सामने आई है जिससे पता चलता है कि वो निर्दोष था। आपको क्या लगता है वो सब कहाँ से ला रहा है? खैर, उसके पास बहुत खाली समय है, एक रचनात्मक दिमाग और सारे केसों वाली कानूनी लाइब्रेरी तक पूरी पहुंच हो, तो आप हर तरह की थ्योरियां गढ़ सकते हैं। जो कुछ भी अब सार्वजनिक हो रहा है वो उन्हें और उनके वकीलों को पहले से पता था, क्योंकि वे इसे फौजदारी मुकदमे में सबूत साझा करने की प्रक्रिया के जरिए प्राप्त कर चुके होंगे। तो ये जानकारी हमारे लिए नई हो सकती है, लेकिन उन्हें पहले से पता है। ये उनके और उनके वकीलों के लिए नया नहीं था। और मुझे लगता है, आप जानते हैं, अगर आप मैं जेलों में जाता हूं और वहां के लोगों से बात करता हूं, मैंने वहां के दौरे किए हैं और ऐसी चीजें की हैं, और जब आप उनसे बात करते हैं तो वहां लगभग हर कोई आपको बताएगा कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिली, और उनके पास ये लंबी चौड़ी थ्योरी होती है कि ये निष्पक्ष क्यों नहीं था, क्योंकि उनके पास इसके बारे में सोचने के अलावा और कुछ करने को नहीं होता। लेकिन वो मानक नहीं है। दोष सिद्धि के बाद राहत का मानक ये है, क्या वो ये साबित कर सकता है कि उसे वकील की इतनी अप्रभावी सहायता मिली कि वो ये नहीं समझ पाया कि दोष स्वीकार करने का मतलब क्या है? उसे ये नहीं पता था कि वो किस बात के लिए दोष स्वीकार कर रहा था। ऐसे कई मामले हैं जहां 5वीं तक पढ़े लोग भी इन सवालों को समझने में सक्षम पाए गए हैं। निश्चित रूप से जो कोई भी आपराधिक न्याय में PhD कार्यक्रम में है, वह उन सवालों को समझता है। दिलचस्प। आप जानते हैं, एक बात जो आप और मैंने कई बार की है वो ये है कि ब्रायन कोबर्गर को इस प्ली की शर्त के तौर पर कभी नहीं बताया गया था। ठीक है, हमें चाहिए कि आप बैठें और औपचारिक बयान दें और हमारे कुछ सवालों के जवाब दें और हमें जानकारी दें। के बार चाकू कहाँ है, हत्या का हथियार कहाँ है, कपड़े कहाँ हैं। उसे ऐसा करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये प्ली की एक शर्त हो सकती है, और मैंने यहाँ पॉडकास्ट में पहले बिल थॉम्पसन की क्लिप चलाई थी जिसमें उन्होंने मुझे इसका जवाब दिया था। अब आपके क्या विचार हैं? अब हमारे पास सज़ा सुनाए जाने या दोष स्वीकार करने और सज़ा के 1 साल से भी ज़्यादा समय बाद की स्थिति है। आप इसका क्या मतलब निकालते हैं? जैसे, क्या इससे गलती का पता चलता है? हाँ, सबसे पहले आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि कोई भी इस मामले को वैसे नहीं कवर कर रहा है जैसे आप कर रही हैं। आपने ये मुद्दा पिछले साल उठाया था और हम कम से कम 2 या 3 बार इस पर बात कर चुके हैं। मुझे साथी अभियोजकों की आलोचना करना अच्छा नहीं लगता,
क्योंकि मेरा अधिकतर कानूनी काम अभियोजन से जुड़ा है। संभव है कि अभियोजक की जानकारी हमें पूरी ना हो, लेकिन वे बचाव पक्ष के वकील से कह सकते थे। हम मौत की सजा का विकल्प तब तक नहीं हटाएंगे जब तक, पहली बात, वो दोष स्वीकार न करे, जाहिर है, और दूसरी बात, वो सबके सामने खुले कोर्ट में विस्तार से बताता है कि उसने क्या किया, उसने ये कैसे किया, और जितना संभव था उसने क्यों किया। इससे परिवारों को बहुत हद तक संतोष मिलता, शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ हद तक संतोष जरूर मिलता, और इससे यह बेतुकी दोष सिद्धि के बाद राहत की याचिका भी टल जाती। जो कुछ लोग दोष सिद्धि के बाद राहत की याचिका में कहा गया कि गुनाह कबूलते वक्त उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। हमें अब पीड़िता केली गोंजालेस के परिवार द्वारा जारी किए गए बयान पर नजर डालनी चाहिए। उन्होंने इसे फेसबुक पर डाला है और वे बहुत गुस्से में हैं। आइए पढ़ें। हमें हैरानी नहीं हुई, चाहे बिल थॉम्पसन ने कहा हो कि प्ली डील के साथ सभी अपीलों का अधिकार छोड़ा जाएगा। हमें पहले ही पता था कि ये सही नहीं था। उसकी प्ली की डेडलाइन सितंबर में खत्म हो रही थी, अगर सही कहें। वे बोले सितंबर की डेडलाइन थी। गोंजाल्वेस के परिवार ने कहा, वो मच्छर जिसे आप मार नहीं सकते। कोब्रगर और उनके समर्थक हमारे लिए ऐसे ही हैं। हमने मिस्टर बेकर की कहानी पढ़ी। उन्हें खुद पर गर्व होना चाहिए कि उन्होंने मिस्टर से बात की, कोब्रगर से, क्योंकि उस कहानी में बस एक दोषी आदमी एक बार फिर खुद को निर्दोष बता रहा था। कोब्रगर के बयानों या कहानी में कहीं भी ये संकेत नहीं है कि उसने इस त्रासदी के 4 पीड़ितों कैली, मैडी, जाना और ईथन की हत्या स्वीकार करते समय ये स्वीकारोक्ति जानबूझकर, स्वेच्छा से और समझदारी से नहीं की थी। इसके बिल्कुल विपरीत वो अपने 4 वकीलों के साथ एक जज के सामने अदालत में पेश हुआ। उसने ये फैसला करने के बाद ऐसा किया कि वो अपनी किस्मत और केस के तथ्यों को ज्यूरी के हवाले नहीं करेगा कि वे उसकी दोषता तय करे। उसने कभी भी झूठा हंगामा नहीं किया या ये दावा नहीं किया कि उसे जानकारी नहीं थी, दबाव डाला गया, या फिर 2 साल तक उसके वकील के पास जो सबूत थे उनमें कोई समस्या थी जिसे वो चुनौती देना चाहता था। उसने दोष कबूल किया और पूछा गया क्या वो सच में दोषी है। उसमें हाँ कहा। मुझे विश्वास है सुनवाई होगी क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है और आरोपी कोर्ट में फिर पेश होगा। आप गोंजालेस परिवार के बयान पर क्या सोचते हैं? ये पहली बार है जब मैंने ये सुना। मच्छर की उपमा असरदार है क्योंकि वह खून चूसता है और उसका कोई अच्छा उद्देश्य नहीं होता, बस परेशान करता है। यह फिर से पीड़ित बनाने जैसा है ना? और निश्चित रूप से हम में से कोई भी ये नहीं समझ सकता कि उस परिवार के लिए ये सब फिर से सामने आना कैसा महसूस होता होगा। जैसे ही वे लोग इस सब को थोड़ा थोड़ा पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बयान में कहा गया है कि दोष स्वीकार करने की याचिका वापस लेने का उचित समय पिछले सितंबर था और जांच का मानक है कि क्या आरोपी ने दोष स्वीकार करते समय अपने अधिकार जानबूझकर, स्वेच्छा से और समझदारी से छोड़े थे। इन प्ली बदलने की सुनवाई में मैंने ऐसी कई सुनवाइयों में सालों तक हिस्सा लिया है। न्यायाधीश काफी समय लेते हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि पूछे गए हर एक सवाल को आरोपी पूरी तरह समझ रहा है और उसका जवाब स्वेच्छा से, जानबूझ कर दिया गया है और समझदारी से दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में इसमें कोई संदेह है कि ऐसा हुआ, पर फिर भी ब्रायन कोबर्गर जेल नहीं रहना चाहेंगे। अब उसे समझ आ गया है कि साथी कैदियों को उसके किए का पता है, जिससे उसकी जिंदगी लंबे समय तक नर्क बनी रहेगी। वो छटपटा रहा है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सफल होगा। क्या उसे सुनवाई मिलेगी? दिलचस्प है, दोष सिद्धि के बाद राहत की याचिकाओं में सुनवाई करवाना अनिवार्य नहीं है। एक जज वो कर सकते हैं जिसे संक्षिप्त निरस्तीकरण कहा जाता है। कागजात देखकर यह तय किया जाता है कि अभियोजन पक्ष को जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। मैंने पिछले साल एक गंभीर अपराध के मामले में काम किया था। हाल ही में पता चला कि दोष सिद्धि के बाद आरोपी ने राहत के लिए याचिका दी है। अगर जज को कागजात में सुनवाई योग्य कुछ ना दिखे तो सुनवाई मंजूर करना जरूरी नहीं। मैं आइडाहो में प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है वहां भी यही प्रक्रिया होती होगी। दोष सिद्धि के बाद राहत की प्रक्रिया में सुनवाई जरूरी नहीं होती, अक्सर इसमें सुनवाई होती है। अगर और कोई वजह ना भी हो तो ये दूसरी अपीलीय अदालतों को दिखाता है कि हर जज ने हर फाइलिंग को ध्यान से पढ़ने के लिए समय निकाला। ये वाकई चौंकाने वाला है। देखते हैं इसका क्या नतीजा होता है। मैं फिर कह रही हूँ, मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है। मैंने हमेशा सोचा था कि बिना किसी औपचारिक तथ्यात्मक बयान के हम यही होंगे। मार्क वीवर, यहाँ आने और अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद अंजनेत।
आइए केली गोंजालेस के परिवार के बयान के शेष हिस्से पर ध्यान दें। इसमें लिखा है, मुझे यकीन है सुनवाई होगी। यही कानूनी प्रक्रिया है और आरोपी को अदालत में फिर मौका मिलेगा। एकांत कारावास से बाहर निकलने और सैर का मौका मिलेगा। शायद कुछ अलग खाना मिलेगा, फोटो खींचेंगे और फिर सारा ध्यान उसी की मासूमियत पर होगा। असल बात यह है कि अगर पीड़ितों को सम्मान देने में उतनी ऊर्जा लगती जितनी दोषी को आजाद कराने में लग रही है, हर कोने पर पीड़ितों की मूर्तियां, उनके नाम पर पार्क और दिन होते जो उनकी कुर्बानी को सम्मानित करते, एक आत्ममुग्ध के हाथों। चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो, हमारा परिवार 100% तैयार है। इस बार असली मुकदमा हो जाए। हमें पूरा यकीन है कि उसे वही मौत की सजा मिलेगी जिससे वो पहले दोष कबूल करके बच निकला था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये समय और करदाताओं के पैसे की बर्बादी है, शर्मनाक है। मुझे लगता है कि अब हर दिन के लिए डेथ रो रिकॉर्ड की शर्ट लेनी चाहिए। इस रिकॉर्डिंग के समय तक अभियोजकों ने याचिका पर कोई जवाब नहीं दिया है। ब्रायन कोबर्गर अभी भी खूना आइडाहो की अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में एकांतवास में हैं और हम इस पर नजर बनाए रखेंगे और आपको बताएंगे कि आगे क्या होता है। इस क्राइम फिक्स एपिसोड में इतना ही। मैं अंजनेत लेवी हूँ। मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अगली बार यहीं पर फिर मिलूंगी।